टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में भारतीय क्रिकेट टीम के लिए सेमीफाइनल की राह आसान नहीं रही है। पहले साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम से करारी हार और फिर वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम की 107 रन की जीत ने पॉइंट्स टेबल का गणित भी पूरी तरह से बदल दिया है। अब सवाल सिर्फ जीत का नहीं बल्कि नेट रन रेट का है और आज इसी पर हमारी बात होगी और हमारे साथ जुड़े हैं हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स प्रदीप सहगल। प्रदीप, मेरा जो पहला सवाल है वो ये है कि सुपर 8 में पहुंचने के बाद भी क्या भारतीय क्रिकेट टीम ने अपनी मुश्किलें खुद ही बढ़ा ली हैं? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि यहाँ पर टीम इंडिया ने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। आपको याद होगा कोमल, जब टीम इंडिया ने अपना ग्रुप टॉप किया था, लीग स्टेज में चारों मुकाबले जीते थे, उसके बावजूद भी हम लगातार ये बात कर रहे थे कि टीम इंडिया अपने बैटिंग पोटेंशियल पर नहीं खेल रही है। Correct. हम लगातार ये बात कर रहे थे कि जो कुव्वत, जो काबिलियत भारतीय बल्लेबाजों में है वो उसके साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं। और फिर क्या हुआ, हमने देखा कि दक्षिण अफ्रीका जैसे ही कोई बड़ी टीम सामने आई, भारतीय टीम की बल्लेबाजी की कमजोरी सबके सामने आ गई। एक के बाद एक विकेट गिरते जा रहे थे और भारतीय क्रिकेट फैंस की निराशा जो है वो बढ़ती जा रही थी, क्योंकि जिस तरीके से हमने सबसे पहले मैच में देखा था अमेरिका के खिलाफ, जिस तरीके से भारतीय टीम ने स्ट्रगल किया, उसके बाद लगा कि ठीक है कोई बात नहीं, पहला मैच है, दूसरे मैच में टीम इंडिया बेहतर करेगी। दूसरे मैच में नामीबिया के खिलाफ ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम जो है वो 240-250 रनों तक पहुंच जाएगी, लेकिन आप 210 रनों तक ही पहुंच पाते हैं। फिर तीसरा मैच पाकिस्तान से हुआ, वहां पर भी आपने पाकिस्तानी स्पिनर्स के ऊपर अटैक नहीं किया, बीच के ओवर्स में आप रन नहीं बना पाए। उसके बाद चौथे मैच में नेदरलैंड्स के खिलाफ भी टीम इंडिया की बल्लेबाजी उस स्तर की नहीं रही जैसी होनी चाहिए थी। फिर सुपर 8 में टीम इंडिया पहुंचती है, टेबल की टॉपर होती है और वहां पर बड़ी टीम सामने आती है और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आपको रन चेज करना पड़ता है। और देखिए, आपको याद होगा जब आखिरी मुकाबला था तो मैं ये कह रहा था आपको कि टीम इंडिया को यहां पर रन चेज करना चाहिए क्योंकि उन्होंने रन चेज नहीं किया है। नेदरलैंड्स के खिलाफ भी टीम इंडिया ने रन चेज नहीं किया। यहां पर इस वर्ल्ड कप में पहला मौका आया रन चेज करने का और वहां पर आपकी बैटिंग पूरी तरह से कोलैप्स हो गई, आप पर दबाव बढ़ता चला गया। तो अभी भी इस टूर्नामेंट में भारतीय बल्लेबाजों ने अपने बैटिंग पोटेंशियल से न्याय नहीं किया है। खासतौर पर अभिषेक शर्मा उस फॉर्म में नजर नहीं आ रहे हैं, हालांकि मुझे अभी भी लगता है कि टीम इंडिया उनके साथ बनी रहेगी। अगर हम तिलक वर्मा की बात करें तो तिलक वर्मा के ऊपर वो जिम्मेदारी है जिस तरह का किरदार विराट कोहली निभाते थे पहले। देखिए, तिलक वर्मा के पास वो गेम है कि वो पारी को सवार भी सकते हैं, फिर जरूरत पड़ने पर बड़े बड़े शॉट्स भी लगा सकते हैं, लेकिन यहां पर वो ये काम नहीं कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो पहली गेंद से ही मारने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि उनका गेम नहीं है। वो आए, थोड़ा सा सेट हो, टाइम ले, वो गेम को चलाएं, क्योंकि आपको एक एंकर चाहिए होता है। टी20 भले ही ऐसा गेम है कि आपको पहली गेंद से आकर मारना पड़ता है, लेकिन अगर आपके एक के बाद एक विकेट गिर जाएंगे, आप पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाएंगे, तो ये टीम के लिए नुकसानदायक है। और यहीं पर ही टीम इंडिया स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कोई भी खिलाड़ी यहां पर एंकर का रोल प्ले अदा करना नहीं चाह रहा है। एक सूर्य कुमार यादव है, वो हर मुकाबले में बेचारे फंस जाते हैं, तो यहां पर ये समझना होगा ना बाकी के खिलाड़ियों को भी। और इसीलिए टीम इंडिया की बल्लेबाजी जो है वो अभी तक अपने पोटेंशियल से न्याय नहीं कर पाई है। बिल्कुल प्रदीप, जैसे कि टीम इंडिया साउथ अफ्रीका से हारा और उसके बाद सूर्य कुमार यादव की रणनीति पर सवाल उठ रहे हैं और टीम की असली कमजोरी उनकी रणनीति मानी जा रही है, तो इस पर आपको क्या लगता है? देखिए, जरूर इस पर सवाल उठ रहे हैं कि वॉशिंगटन सुंदर को क्यों खिलाया गया, अक्षर पटेल को क्यों नहीं खिलाया गया। और जहां तक सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, मैं ये बता दूं कि टीम इंडिया खुले तौर पर ये नहीं बोल रही है कि अक्षर पटेल इंजर्ड है, जबकि ऐसी खबरें आ रही है कि अक्षर पटेल इंजरी की वजह से बाहर हैं, उन्हें इंजरी की वजह से नहीं खिलाया जा रहा है। और मुझे ये नहीं समझ में आता कोमल कि अगर आपका कोई खिलाड़ी है इंजर्ड है तो आप बता दो ना, ऐसी क्या स्ट्रेटजी है। आपने वॉशिंगटन सुंदर को प्लेइंग 11 में शामिल किया। वॉशिंगटन सुंदर लंबे समय से क्रिकेट ही नहीं खेले थे, उन्हें एक मैच खेलने को मिलता है नेदरलैंड्स के खिलाफ, उसमें उनकी गेंदबाजी में जमकर पिटाई होती है। फिर आप साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी उन्हें खिलाते हैं। आपको क्या जरूरत थी? जब तक आपको नंबर 7 का बल्लेबाज नहीं जिता पाएगा तो नंबर 8 की बैटिंग भी आपको नहीं जिता पाएगी। आप कुलदीप यादव को खिला लेते। वॉशिंगटन सुंदर ने अपने ओवर्स भी पूरे नहीं किए उस मुकाबले में, बल्लेबाजी में भी वो कुछ खास नहीं कर पाए। जब उनकी बल्लेबाजी आई, उनको अक्षर पटेल की तरह फ्लोटर की तरह भेजा गया ऊपर, तो वहां पर वो स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वॉशिंगटन सुंदर अच्छे खिलाड़ी नहीं है, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर मैचेस नहीं खेले हैं, बहुत ज्यादा इंजरी से वापसी कर रहे हैं,
तो उनको भी तो चाहिए ना कि कुछ मैचेस खेल के आए, रन्स अंडर द बेल्ट क्रिकेट में कहा जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी खिलाड़ी के कॉन्फिडेंस के लिए। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि किसी खिलाड़ी ने लंबे समय से क्रिकेट नहीं खेला है और आप उसको ऐसे महत्वपूर्ण मैच में उतार दें। इसमें वॉशिंगटन सुंदर की गलती नहीं है, इसमें टीम मैनेजमेंट की गलती है कि उनको एक ऐसी सिचुएशन में उतारा गया जहां पर उनके पास सिवाय बल्ला घुमाने के और कुछ नहीं था। और वही अगर देखिए वो 20-30 गेंदें जो उस समय पर वॉशिंगटन सुंदर ने खेली, सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर खेली, तो वहां पर वो चीज जो थी, अगर उन 20-30 गेंदों में हार्दिक पांड्या को भेजा जाता तो शायद वो 40 रन बना देते, 40 रन नहीं तो 30 रन बनाते, तो वहां पर फर्क जो है वो सामने आ जाता, क्योंकि आपको एक छोटी सी पार्टनरशिप देखने को मिल जाती। जाहिर तौर पर इसीलिए टीम इंडिया की रणनीति पर सवाल उठ रहे हैं कि आप जो है वॉशिंगटन सुंदर को खिला रहे हैं, आपके पास कुलदीप यादव थे जो आपके विकेट टेकर हैं, आप उनको नहीं लाए, और अक्षर पटेल की इंजरी आप क्यों छुपा रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। करेक्ट। लेकिन प्रदीप, अब भारत के लिए जीत से ज्यादा जरूरी हो चुका है नेट रन रेट, और क्या टीम के पास इतना दम है कि वो बड़े अंतर से मुकाबले अब जीत पाए, जो अभी बाकी दो जो मैच बचे हुए हैं इंडिया के? देखिए, आपने बोला कि नेट रन रेट इंपॉर्टेंट है, Correct. बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है पहले 2 मैचेस जीतना। देखिए, अगर दक्षिण अफ्रीका अपने दोनों मैच जीत जाती है और भारत भी अपने दोनों मैच जीत जाता है, तब टीम इंडिया के लिए उतनी ज्यादा टेंशन नहीं है। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर भारत एक मैच हार जाता है या दक्षिण अफ्रीका एक मैच और हार जाता है, तो फिर सिचुएशन जो है वो क्रिटिकल हो जाएगी। लेकिन टीम इंडिया को अल्टीमेटली 2 मुकाबले जीतने होंगे अपने, अगर सीधे सीधे सेमीफाइनल का टिकट हासिल करना है। और वहीं टीम इंडिया अब जो है वो भगवान भरोसे है, क्योंकि देखिए नेट रन रेट प्ले में आ चुका है, और नेट रन रेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा सेमीफाइनल की 4 टीमें तय करने में। और इस ग्रुप में आप देखिए, आप जिम्बाब्वे को भी हल्के में नहीं आंक सकते हैं। अगला मुकाबला टीम इंडिया का जिम्बाब्वे से है, आप उनको हल्के में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जिम्बाब्वे ने क्रिकेट खेला है, उन्होंने पहले ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को बाहर कर दिया, फिर उसके बाद देखिए श्रीलंका को हरा दिया जो अपने घर में खेल रहे हैं। तो यहां पर आप जिम्बाब्वे को हल्के में नहीं ले सकते हैं, और जाहिर तौर पर अब टीम इंडिया को अगर सेमीफाइनल का टिकट हासिल करना है तो अपने दोनों मैच जीतने होंगे, और बड़े मार्जिन से जीतने होंगे। इस टीम में वो काबिलियत है कि बड़े मार्जिन से जीतने हैं, लेकिन अब ये भी तो देखना होगा ना कोमल की टीम का जो अंदर का जो ड्रेसिंग रूम का माहौल है वो किस तरह का है। क्योंकि सूर्य कुमार यादव आते हैं, अपने खिलाड़ियों को बैक करते हैं, जो कि एक कप्तान का काम है, लेकिन ड्रेसिंग रूम में तो ये बातें होती होंगी ना कि हमारी बैटिंग उस तरह की नहीं है, हम अपने बैटिंग के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने पोटेंशियल पर क्यों नहीं खेल पा रहे हैं। इसकी वजह तो ढूंढनी पड़ेगी ना कोच और कप्तान को। तो अब ये देखना होगा कि ड्रेसिंग रूम का माहौल किस तरह का है, और सूर्य कुमार यादव अपने खिलाड़ियों के साथ किस तरीके से बातचीत करते हैं, किस तरीके से इस कमजोरी का तोड़ निकालते हैं। बिल्कुल। प्रदीप, अगर हम बात करें वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम की, तो इस टीम की अगर हम बात करें तो 107 रन की जीत ने भारत को एक बैकफुट पर ढकेल दिया है। तो क्या जो टीम है इस बार खिताब की सबसे बड़ी दावेदारी बन सकती है? देखिए, वेस्ट इंडीज की टीम जो है वो ऐसी टीम है जो T20 क्रिकेट में आप देखेंगे कि किसी दिन 300 भी बना देंगे जब इनका दिन होगा तो, और आप देखेंगे कि किसी दिन ये जो है वो 100, 120, 130 पर भी आउट हो जाएंगे। तो ये इस तरह की टीम है, क्योंकि जब इनके बल्लेबाज चलते हैं तो हम सभी जानते हैं, कल भी हमने देखा कि जिम्बाब्वे के खिलाफ किस तरीके से इन्होंने 254 रन, बिल्कुल, अगर वो आखिरी ओवर में जेसन होल्डर आउट नहीं होते या 2-4 गेंदे और खेल जाते तो फिर वो ये मुझे लगता है 270, 280 कर देते। तो ये दिखाता है कि इस टीम में कितनी काबिलियत है। बाकी आपने कहा कि ये टीम जीत की दावेदार हो सकती है, 2 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, और ऐसे ही कोई भी टीम 2-2 T20 वर्ल्ड कप नहीं जीत जाती। तो इस टीम में वो काबिलियत है, और ऊपर से इनके कोच भाई उस खिलाड़ी का जो वो खिलाड़ी भी रह चुके हैं, जो वेस्ट इंडीज की टीम है उन्हें 2 T20 वर्ल्ड कप भी जिताए हैं, अब कोच हैं, तो वो बंदा जो है ना वो बहुत जुझारू है, वो टीम को जोड़ना जानता है। और देखिए वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स में वो काबिलियत है, कैरेबियन पावर लेकर आते हैं, और इस बार उनके पास अच्छी स्पिन गेंदबाजी भी है, तेज गेंदबाजी एक थोड़ी सी छोटी सी वीकनेस नजर आती है, लेकिन मुझे लगता है कि उनके बल्लेबाज जो है वो बैटिंग में कवर कर देते हैं, और इसीलिए देखिए कल जिस तरीके से 254 रन बना दिए और इतनी बड़ी जीत दर्ज कर ली है कि अब टेबल में टॉप पर पहुंच गए हैं। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी टीम इस ग्रुप की नेट रन रेट के मामले में वेस्ट इंडीज के बराबर भी पहुंच पाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनको पीछे छोड़ देगी, उनके बराबर भी पहुंच पाएगी, क्योंकि T20 क्रिकेट में इतनी बड़ी जीत इन्होंने दर्ज कर ली, जिस तरीके से इन्होंने जिम्बाब्वे को हराया, एक स्टेटमेंट दे दी है कि भैया 1 मार्च को तैयार रहना, क्योंकि 1 मार्च को भारत से है वेस्ट इंडीज का मुकाबला।
तो ये आपको समझना पड़ेगा कि वेस्टइंडीज को भी आप हल्के में नहीं ले सकते जी। हैं। दो बार की चैंपियन टीम है और कभी भी उलटफेर कर सकती है। बिल्कुल। प्रदीप, अगर वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम दोनों अपने मैच जीत जाते हैं तो क्या भारत का सफर यही खत्म हो सकता है? क्या उनके चांसेस खत्म हो जाएंगे सेमीफाइनल तक जाने के लिए? मतलब आप टीम इंडिया का बोरिया बिस्तरा बंधवाना चाहती हैं इस वर्ल्ड कप से, क्योंकि जिस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस रही है वैसा दिखता आ रहा है, लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि इन्होंने लास्ट मैच हारा है साउथ अफ्रीका से, तो ऐसा लग रहा है कि सेमीफाइनल तक पहुंचना भारत टीम के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए देखिए, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। जिस तरीके से हमने देखा कि जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, आप ये मानकर चल सकते हैं कि कभी भी, क्योंकि T20 क्रिकेट में एक ओवर जो है वो पूरे पूरे मैच का रूप बदल देता है। तो यहाँ पर ये हो सकता है कि कुछ उलटफेर हो जाए, कुछ बड़ा उलटफेर हो जाए। ये भी हो सकता है कि जिम्बाब्वे जो है वो भारत को हरा दे। तो जिस तरीके से आपने कहा कि वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका अगर अपने अपने मुकाबले जीत जाते हैं तो फिर भारत के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा वहां से सरवाइव करना, क्योंकि फिर टीम इंडिया के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्योंकि अभी मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से भी है और 26 तारीख को जिस दिन भारत और जिम्बाब्वे का मुकाबला है उसी दिन एक और क्रूशियल मैच है इसी ग्रुप का, और वो है दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज का। तो वो मैच पहले होगा और भारत और जिम्बाब्वे का मैच पहले होगा। तो ऐसे में आप ये कह सकते हैं कि टीम इंडिया के लिए एक पॉजिटिव फैक्टर ये है कि उन्हें ये पता होगा कि हमें क्या करना है आगे, क्योंकि जो जिम्बाब्वे माफ कीजिएगा, जो दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज का मुकाबला है वो भारत से पहले है। अगर वहां पर दक्षिण अफ्रीका जीत जाता है तो टीम इंडिया के लिए राहत की खबर होगी, लेकिन अगर वहां वेस्टइंडीज जीत जाता है तो फिर टीम इंडिया की टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो मैच पहले हो जाएगा, तो टीम इंडिया को क्लैरिटी मिल जाएगी अपने मैच से पहले ही कि हमें किस तरह से उस मुकाबले को लेना है, किस तरह से उस मुकाबले में हमें प्रदर्शन करना है। तो ये चीज जो है वो साफ हो जाएगी। प्रदीप, क्या टीम मैनेजमेंट को अब नई रणनीति अपनाकर और प्लेइंग 11 में जो अब खेलेगी टीम 26 के मैच में, तो क्या उसमें उनको बड़े बदलाव करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? हाँ, देखिए, बोल तो रहे हैं कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया भी कि अभिषेक शर्मा फॉर्म में नहीं है, उसके बाद तिलक वर्मा फॉर्म में नहीं है, लेकिन और दूसरी चीज़ एक और सामने आ रही है कि बहुत ज़्यादा लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज जो है वो इस टीम में नजर आते हैं। अगर आप ऊपर से नीचे देखेंगे तो अभिषेक शर्मा लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज हैं, ईशान किशन लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज हैं, तिलक वर्मा लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज हैं, शिवम दुबे लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज हैं, अक्षर पटेल, रिंकू सिंह लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज हैं। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंडर्स की एक लंबी चौड़ी आपको लिस्ट नजर आती है। तो यहाँ पर ये कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि काउंटर करने के लिए एक और एडिशन कर लीजिए, बीच में आप संजू सैमसन को ला सकते हैं क्योंकि तिलक वर्मा फॉर्म में नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कि तिलक वर्मा फॉर्म में नहीं है, ये बात हम भी कर रहे थे अभी, लेकिन टीम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इस चीज के बारे में सोचेगा। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर संजू सैमसन की एंट्री होगी। संजू सैमसन को यहाँ पर, क्योंकि संजू सैमसन बड़ा अच्छा प्रदर्शन करते हुए आ रहे थे, अनफॉर्चुनेट है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि इस टूर्नामेंट से ठीक पहले उनकी फॉर्म चली गई, क्योंकि कई खिलाड़ियों के साथ ऐसा हुआ। आप देखिए, अभिषेक शर्मा के साथ भी तो यही हो रहा है ना। लेकिन अभिषेक, बिल्कुल, जो अभिषेक शर्मा ने किया, पहले 3 मैच में रन नहीं बने, पहले जिस तरीके से उन्होंने पिछले मैच में रन बनाए तो उनका जो एक्सप्रेशन है वो देखने वाला था, वो खुद को चेयर अप कर रहे थे कि यस, चलो भाई, वो खाता तो खुल गया। और मुझे लगता है कि अगले मुकाबले में आपको ये देखने को मिलेगा कि अभिषेक शर्मा वापसी करते हुए नजर आएंगे और तिलक वर्मा भी संभल कर खेलेंगे। वो जो एंकर वाले रोल की बात है, मुझे लगता है वो तिलक वर्मा को देना चाहिए, क्योंकि सूर्य कुमार यादव जिस तरीके से चार्ज कर सकते हैं, जिस तरीके से वहां पर हार्दिक पांड्या चार्ज कर सकते हैं, तो एक खिलाड़ी आपको एंकर वाला रोल एक खिलाड़ी को निभाना पड़ेगा और उसे 20वें ओवर तक खेलना पड़ेगा। तो तिलक वर्मा के पास मुझे वो गेम नजर आती है। ऐसा नहीं है कि सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या वो काम नहीं कर सकते, लेकिन उनके जो हार्ड हिटिंग वाले शॉट्स हैं, अगर वो टीम इंडिया को लगातार मिलते रहेंगे तो टीम इंडिया बड़े स्कोर की तरफ जा पाएगी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि तिलक वर्मा को वो एंकर वाला रोल निभाना पड़ेगा, प्ले करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या टीम इंडिया इस मुश्किल चक्रव्यूह को तोड़कर सेमीफाइनल में जगह बना पाएगी, या फिर ये टूर्नामेंट भारत के लिए एक निराशा बन जाएगा? देखिए कोमल, ये सवाल सिर्फ आपका ही नहीं है, ये बहुत सारे भारतीयों का भी सवाल है। और मैं समझ सकता हूं कि जिस तरीके से टीम इंडिया ने पिछले मुकाबले में प्रदर्शन किया है, ये जाहिर तौर पर कई लोगों के मन में ये सवाल है। जिस तरह से आपके मन में भी ये सवाल आया, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा कि भाई आगे क्या, क्योंकि जिस तरीके से आपको इतनी बड़ी हार मिली है, 76 रन से आप मुकाबला हारे हैं, तो यहाँ पर सवाल उठने लाजमी है। लेकिन ये टीम वही टीम है जिसने पिछले T20 वर्ल्ड कप के बाद से कोई भी बायलैटरल सीरीज नहीं हारी है। तो 1-2 मैच इधर उधर होने से मुझे नहीं लगता कि हम लोगों का कॉन्फिडेंस जो है
वो हिलना चाहिए। यहाँ पर मुझे लगता है कि टीम बेहतर प्रदर्शन करेगी, अगले दोनों मुकाबले जीतेगी और सेमीफाइनल में आपको खेलती हुई नजर आएगी, क्योंकि इस बार सभी भारतीय जानते हैं कि हम इतिहास रचने के लिए यहां पर गए हैं T20 वर्ल्ड कप में, क्योंकि कोई भी टीम अभी तक 3 बार T20 वर्ल्ड कप नहीं जीती है, कोई भी टीम बैक टू बैक 2 बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब नहीं उठा पाई है। और हम सभी ये चाहते हैं कि भारत वो टीम बने जो इस बार उस जिंक्स को तोड़ दे और तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाए। तो थोड़ा अपनी टीम पर भरोसा रखिए, उम्मीदों को जमा रखिए, बरकरार रखिए। बिल्कुल, फिंगर क्रॉस्ड है कि भारत जो टीम है वो सेमीफाइनल में पहुंचे और उसके साथ साथ ये ट्रॉफी भी अपने नाम करे। लेकिन जो मेरा आखिरी सवाल है प्रदीप, वो ये है कि क्या भारतीय बल्लेबाजों को अब शुरुआत से ही अटैकिंग मोड में क्रिकेट खेलना चाहिए, या फिर विकेट गिरने का उनको कोई खतरा नहीं होना चाहिए, माइंड में ये चीज ना आए कि हमारी विकेट गिर जाएगी तो मैच खराब हो जाएगा? देखिए, अभी तक तो वो इसी हिसाब से ही खेल रहे हैं, अटैकिंग मोड होना चाहिए, लेकिन उस अटैकिंग मोड के पीछे का प्लान भी तो होना चाहिए, आपके पास प्लान बी भी तो होना चाहिए। करेक्ट। क्योंकि हर खिलाड़ी जो है वो आ रहा है और बल्ला घुमा रहा है, जिस तरीके से आपने कहा कि वो अटैकिंग मोड, अभी तक तो वही चल रहा है। क्योंकि जिस तरीके से अभिषेक शर्मा आ रहे थे, वो अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, वो आउट हो जा रहे थे। पिछले मैच में ईशान किशन शुरुआत में आउट हो गए। तो यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि उस प्लान बी को आपको कब एग्जीक्यूट करना है जी। अगर आपके पावर प्ले में 2 विकेट गिर गए हैं तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि अब हमें यहाँ पर पार्टनरशिप बिल्ड करनी है। ये नहीं कि हम बस मारते जाएंगे, हम पावर प्ले का पूरा फायदा उठाना चाहेंगे। देखिए, T20 क्रिकेट में ये होता है कि मान लीजिए आपके पहले 2 ओवर में 2 विकेट गिर गए, उसके बाद आप 2 ओवर संभल के खेलिए, आप थोड़ा सा भांप लीजिए सिचुएशन को, पिच को भांप लीजिए, गेंद कितना रुक कर आ रहा है, अगर स्पिनर गेंद कर रहा है तो कितना टर्न हो रहा है, किस तरीके से वो फ्लाइट करा रहा है। तो आप थोड़ा सा कंडीशंस को भांपिए और 2 ओवर के बाद फिर आपके पास 2 ओवर बचते हैं 6 ओवर पूरे होने में, तो आप उन 2 ओवर में उसको कैपिटलाइज कर सकते हैं। लेकिन समय देना पड़ेगा। यहां पर ये नहीं कि पहली गेंद से ही मैं तो छक्के से ही खाता खोलूंगा, नहीं तो खोलूंगा ही नहीं। ये समझने वाली बात है। कई बार आपको सिचुएशन को रिस्पेक्ट करना पड़ता है, उनको अडेप्ट करना पड़ता है। ये नहीं कि आप गए और पहली गेंद से ही आपने हिट करना शुरू कर दिया। जरूर आप ओपनर्स को वो लाइसेंस देंगे, मैं फिर कह रहा हूं कि ओपनर्स को वो लाइसेंस जरूर मिलेगा, क्योंकि उनके ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको तेज तर्रार शुरुआत दिलानी है, पावर प्ले में बड़ा स्कोर बनाना है। तो आपको ओपनर्स को वो लाइसेंस देकर भेजना पड़ेगा। लेकिन नंबर 3, नंबर 4 उस तरह से बैटिंग नहीं कर सकते हैं जिस तरह से ओपनर्स बैटिंग करेंगे। तो ये टीम को समझना होगा, टीम के खिलाड़ियों को समझना होगा, क्योंकि जो कोच और कप्तान जो होते हैं वो मैदान के बाहर रणनीति बना सकते हैं, अल्टीमेटली मैदान पर जाकर तो खिलाड़ियों को ही खेलना है। तो ये समझने की जरूरत है। बिल्कुल प्रदीप, तो समीकरण साफ है, भारत को सिर्फ जीत नहीं बड़ी जीत चाहिए और हर रन, हर ओवर और हर फैसला अब सेमीफाइनल की दिशा तय करेगा। क्या टीम इंडिया दबाव में दम दिखा पाएगी या नहीं, या ये सारे जवाब जो हैं हमें मैदान पर मिलेंगे जब ये मैच खेला जाएगा, और ये मैच 26 तारीख को होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। क्रिकेट के इस महायुद्ध की हर एक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को यानी कि द फेडरल देश को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।